नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी हम कर रहे थे और हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर पूछी गई उन किताबों के बारे में जो आपको मदद कर सकती है अगले एग्ज़ाम की तैयारी में। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि इससे हर बार 2-3 क्वेश्चन बनने तय होते हैं। इसलिए अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको किताबों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको किताबों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में किताबों को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो हम अभी तक बात कर चुके थे प्रीवियस ईयर किताबों के बारे में। हमने बात की थी 2016 से लेकर जून 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछी गई उन किताबों के बारे में जो फिर से रिपीट हो सकती हैं। अब हम उन इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में बात करेंगे जो पूछी जा चुकी है और कुछ नहीं पूछी गई हैं लेकिन इनकी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हम बाद के आने वाले वीडियोस में उन किताबों को भी कवर करेंगे जो दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक और उनके लेखक महत्वपूर्ण किताबों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरह से इनको पकड़कर आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि किताबों का संबंध विदेशी यात्रियों से भी होता है जिन्होंने भारत के अलग अलग राजवंशों के बारे में, अलग अलग महत्वपूर्ण शासकों के बारे में वर्णन किया और इनका वर्णन ऐतिहासिक है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, विदेशी यात्रियों के वर्णन की हम यहाँ पर बात करेंगे और प्रमुख तौर पर जो हम विदेशी यात्री देखते हैं उनमें यूनानी यात्री, चीनी यात्री और मुस्लिम यात्रियों को हम देखते हैं जो अलग अलग आक्रमणकारियों के ज़रिए आए, उनके साथ आए या फिर जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। जैसे हैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था और फिर काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर शिक्षक रहा। और कुछ यात्री के तौर पर आए थे जिन्होंने भारत के प्रमुख राजाओं के बारे में वर्णन किया और कुछ यात्री जो थे वे विदेशी शासकों के दूत के तौर पर भारत में आए थे। अब हम यहाँ पर जिन यात्रियों की बात कर रहे हैं ये क्रोनोलॉजी में जमे हुए हैं और इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं जहाँ पर आपको इन यात्रियों की क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम पूछ लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित यात्रियों को कालक्रम में जमाइए। इस तरह के सवाल बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यूनानी यात्रियों को पहले हम देखते हैं तो सिकंदर के पहले के जो यूनानी इतिहासकार हैं हम उन्हें देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के काल में हुआ था जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य खड़ा करने की जद्दोजहद में था और फिर आगे चलकर चाणक्य की मदद से उसने नंद वंश का पतन कर, नंद वंश का समूल नाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। उस समय पर 326 से 321 के दौरान भारत में सिकंदर की गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, यूनानी इतिहासकारों में देखें तो स्काइलैक्स, हेकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस ये चार प्रमुख तौर पर आते हैं और इन चारों में भी जो हेरोडोटस और टेसियस है ये कभी भी भारत नहीं आए। इन्होंने कभी भी भारत की यात्रा नहीं की। उसके बावजूद इन्होंने अन्य यात्रियों के ग्रंथों के आधार पर और सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत के विषय में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। और यहाँ पर आपको पता भी होगा कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेरोडोटस को किस युद्ध के वर्णन के कारण इतिहास का पिता कहा जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। चीनी यात्री फायान सुंगयुंग, फिर हैनसांग आता है, फिर इत्सिंग आता है, फिर मातवा लिंग आता है और फिर चाउजू कुआं आता है। तो ये क्रोनोलॉजी इनके आने के हिसाब से ये लिखी गई है, इसलिए इन्हें आपको ऐसे के ऐसे ही याद करना है और इनके ग्रंथों को भी आपको याद करना है। और इनके ग्रंथों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसने किसके बारे में वर्णन किया है, जब आप पढ़ते हैं नोट्स तो इसका जिक्र आता है, उन चीज़ों को भी आपको अलग से नोट्स में लिखनी है। मुस्लिम यात्रियों की बात करें तो इब्न खुदाव आते हैं, फिर सुलेमान आता है, फिर अल मसूदी आता है, फिर अल बरूनी आता है।
अब यहाँ पर देखिए अलबरूनी ने जो तहकीकात ए हिंद या तारीख ए तहकीक ए हिंद नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसे 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज कैसा था, खास तौर पर दिल्ली क्षेत्र में भारतीय समाज कैसा था, उसका वर्णन जानने के लिए आप तहकीक ए हिंद को समझ सकते हैं। इसलिए अलबरूनी के ग्रंथ तहकीक ए हिंद को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई सबसे पहले अलबरूनी से आया होगा, क्योंकि हम इब्न खुर्दाव का नाम बहुत कम सुनते हैं। लेकिन यहाँ ये गेम खेल जाता है एग्जामिनर यहाँ पर, और इसी तरह के प्रश्न बना देता है। वहाँ पर दिया गया होगा इब्न खुर्दाव, सुलेमान, अलबरूनी, अलमसूदी, इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि आप इनकी क्रोनोलॉजी जमाइए, या फिर सीधे सीधे तौर पर पूछ लेगा। जैसे सेट एग्ज़ाम में सीधे तौर पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा विश्लेषण वो नहीं करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाते नहीं हैं, सीधे तौर पर फैक्ट पूछते हैं। तो आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि भाई पहला मुस्लिम यात्री कौन था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, कौन पहले आया था। इब्न खुर्दाव, फिर सुलेमान आया, फिर अलमसूदी आया, फिर अलबरूनी आया। अब इसके बाद में देखते हैं हम इनके आने का जो कालक्रम है उसे हम यहाँ पर देखते हैं और इनके कुछ ग्रंथों को भी देखते हैं। फाहियान जो है वह 399 ईस्वी में आता है, एडी में आता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर जो विक्रमादित्य द्वितीय है गुप्त शासक, उनके समय पर यह भारत की यात्रा करता है। सुंगयुंग की बात करें तो 558 एडी के आसपास यहाँ आता है, और हैंसांग की बात करें तो 629 ईस्वी में यह भारत आता है, और हर्षवर्धन के समय पर यह आता है। हर्षवर्धन मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के थोड़े से नॉर्थ वेस्ट में आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। तो कन्नौज को राजधानी बनाकर ये शासन करता है, और यहाँ पर इस समय पर ये उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शासक था, सबसे बड़ा साम्राज्य इसके पास में था, और वर्धन वंश का ये शासक था। 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इसके बाद से ही हम राजपूत काल की शुरुआत देखते हैं। तो यह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था गुप्तोत्तर काल का, इसलिए इसके बारे में, इसके काल से जुड़े क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और इसने जो विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा के दौरान आजकल आप देखते हैं जो ब्लॉगर होते हैं, जो कहीं भी जाते हैं तो ब्लॉग बनाते हैं कि हेलो गाइस, मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आज मैं घूमने के लिए आया हूँ, ऐसे वैसे बताते रहते हैं। उसी तरह से जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तो क्या करते थे लोग, घूमने के लिए कहीं भी जाते थे, और फिर जो वर्णन, जो चीज़ें वो देखते थे, जो एंजॉय वो करते थे, उसे किताबों में लिख देते थे, और उस बात को पढ़कर लोगों को पता चलता था कि भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इससे कुछ लोग इंस्पायर्ड होते थे और फिर वो भी आते थे, और उन्हें जानकारी भी मिलती थी कि भाई भारत कैसा है। तो वो बताते कि भारत ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें वो करते थे। तो ये जो ग्रंथ लिखते थे उन्हें यात्रा वृत्तांत कहा जाता था, जिसमें ये अपनी यात्रा का वर्णन करते थे, और जिस स्थान में ये यात्रा करने गए हैं उस स्थान की प्रमुख विशेषताओं, अच्छाई बुराई, सब कुछ इसमें ये किया करते थे। तो सी यू की का जो यात्रा वृत्तांत है वह हैंसांग द्वारा लिखा गया है, और सी यू की से हर्षवर्धन के काल की और गुप्तोत्तर काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती है 7वीं शताब्दी की। अब देखिए इसके बाद में इत्सिंग आता है। तो इत्सिंग हैंसांग के जस्ट बाद में 671 में यहाँ आता है, और सिर्फ 4 वर्षों तक भारत में रहने के बाद 675 में यहाँ भारत से चला जाता है। फिर आते हैं मातवालिन और चाउजू कुआं। हालांकि मातवालिन, चाउजू कुआं उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्रोनोलॉजी में इन्हें भी पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब इसके बाद में मुस्लिम यात्रियों को हम देखते हैं। मुस्लिम यात्रियों में कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इब्न खुर्दाव पहले आते हैं पहले नंबर पर, और 844 एडी में, 844 ईस्वी में, यानी कि 9वीं शताब्दी में ये भारत आते हैं। और ये कब आ रहे हैं? 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण हुआ,
पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ, उसके बाद से हम देखते हैं कि विभिन्न मुस्लिम यात्री भारत में आने लगे। तो ये आते हैं 844 एडी में और किताब उल मसालिक बल ममालिक ये लिखते हैं। ये किताब अक्सर हम एग्ज़ाम में देखते हैं, पीवाईक्यू में भी हमने देखा। हालांकि इसके बारे में ये अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसके लेखक इब्न खुल्दाव होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इब्न खुल्दाव ने किताब उल मसालिक बल ममालिक लिखा। फिर उसके बाद में आता है सुलेमान। सुलेमान 851 ईस्वी में आता है और गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय पर ये भारत की यात्रा करता है और प्रतिहार शासकों के बारे में ये महत्वपूर्ण वर्णन देता है। अल मसूदी की बात करें तो अरब का हेरोडोटस इसको कहा जाता है और इसने मुरुजज जहब नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा इसने? मुरुजज जहब नामक ग्रंथ लिखा और इसे अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। इसके बाद में अलबरूनी आता है और अलबरूनी को बुरहान भी कहा जाता है। इसलिए कई बार आप देखना, अगर आपके सामने तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ के राइटर के रूप में अगर बुरहान ऑप्शन में दिया गया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलबरूनी का एक और नाम बुरहान भी था। जैसे दयानंद सरस्वती जी का जो वास्तविक नाम था वह हम मूल शंकर देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम था वह नरेंद्र दत्त देखते हैं। इसी तरह से अलबरूनी का भी जो नाम था वह बुरहान था। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ लोगों को लगता है ना, तो एग्ज़ाम असल में टफ होता नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है। उस समय पर ज़रूरत होती है सब्र की, संयम की। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आप शुरुआत से क्या कीजिए, अभी अगर आप सेट एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च में, तो अभी भी आपके पास मौका है। अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ एक आध घंटे एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो काम रहेगा, काम कूल रहेगा। इससे आप एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं। और अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन आया, वैसे सेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी नहीं होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, लेकिन अगर लेंदी भी आ गया तो भी आपको डर नहीं लगेगा, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। ठीक है, तो शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अलबरूनी बुरहान भी इसी का नाम था और 11वीं शताब्दी में यहाँ भारत आता है और इसने तहकीक हिंद नामक अरबी भाषा में यह ग्रंथ लिखा है। जब हम दिल्ली सल्तनत के स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें अलबरूनी के इस तहकीक ए ग्रंथ को, इसके प्रमुख बिंदुओं को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है और लगभग एक क्लास पूरी या फिर 3-4 पेज के नोट्स पूरे इसके ग्रंथ और इसके बारे में ही हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अलबरूनी के ग्रंथ तहकीक ए हिंद को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं शताब्दी यानी कि 1000 वाले सन। मुख्य तौर पर यह महमूद गजनवी के समय पर आया था, लेकिन ये उसके साथ नहीं आया था, ये उससे अलग आया था, लेकिन उसी के समय के दौरान यह भारत में आया था। अब इसके बाद में देखिए यूनानी लेखकों को हम देखते हैं, यूनानी यात्रियों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिकंदर के पहले के यूनानी इतिहासकार को देखते हैं। सिकंदर के पहले की यूनानी इतिहासकार का मतलब है कि सिकंदर के आक्रमण के पहले कौन कौन से यूनानी इतिहासकार हुए जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। तो स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस, ये 4 इतिहासकार हुए हैं। इन्हें ध्यान में रखना, स्काइलैक्स, हिकेटियस, टेसियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस और टेसियस जो हैं वो कभी भी भारत नहीं आए, भारत की यात्रा उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने यही स्काइलैक्स, हिकेटियस जैसे जो यात्री भारत आए या फिर जो व्यापारी वगैरह भारत से वापस यूनान गए, उनकी बातों को सुनकर उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत का वर्णन किया। अब देखो यहाँ पर स्काइलैक्स और हिकेटियस ने भारत की यात्रा की और महत्वपूर्ण वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और सिकंदर के साथ महत्वपूर्ण इतिहासकार भी आते हैं जो भारत के विषय में वर्णन करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार। निरियाकस सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था। ऑनेसिक्रिटस सिकंदर की जीवनी इसने लिखा। अरिस्टोबुलस
इसने हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखा। क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ वॉर इसने लिखा। निरियाकस जो था वह सिकंदर का जलसेना अध्यक्ष था और इसने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। ऑनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी कि सिकंदर ने कब कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वो क्या कर रहा था, उसके जीवन के बारे में उसने वर्णन किया है। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार यानी कि युद्धों का इतिहास उसने लिखा है कि भाई सिकंदर ने जो जो युद्ध किया होगा भारत के राजाओं से या फिर और कहीं भी, उसके बारे में उसने इस किताब में वर्णन किया है। किसमें? हिस्ट्री ऑफ वार में। सिकंदर के बाद आने वाली यूनानी इतिहासकार, तो अब हम इस चीज़ को 3 भागों में बांटकर देख रहे हैं। पहला, सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी इतिहासकार, जिसमें हेरोडोटस, टेट्सियस, हिकेटियस जैसे हम इतिहासकार को देख रहे हैं, जहाँ पर हेरोडोटस और हिकेटियस, टेट्सियस तो कभी भारत आए ही नहीं। उन्होंने स्काइलैक्स और हिकेटियस जैसे इतिहासकारों के वर्णनों से भारत का वर्णन किया है। फिर हम देख रहे हैं सिकंदर के साथ, उसके काल में जो उसके साथ आए, उसकी सेना में शामिल होकर जो इतिहासकार आए, उनमें हमने निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस को देखा। अब हम देख रहे हैं सिकंदर के बाद आने वाले इतिहासकारों को, यात्रियों को, जिनके यात्रा वृतांत महत्वपूर्ण है भारत के विषय में जानने के लिए। माफ़ी चाहूँगा। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी इतिहासकारों में देखिए मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस का राजदूत था। कहते हैं कि सेल्यूकस के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस जो था वह सिकंदर का स्थल सेना अध्यक्ष था। निरियाकस तो जल सेना अध्यक्ष था और जो सेल्यूकस था वह सिकंदर का थल सेना अध्यक्ष था। और इसने भी सिकंदर के साथ आक्रमण, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसकी जो थल सेना थी उसका नेतृत्व यहाँ पर यह सेल्यूकस कर रहा था। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है और वह सोचता है कि सिकंदर ने जिस तरह से भारत को विजय करने का प्रयास किया था उसी तरह मैं भी भारत को विजय करूंगा और भारत को शामिल करके एक बड़े साम्राज्य की नींव रखूंगा। लेकिन उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य भारत में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे और फिर दोनों में युद्ध होता है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। सीधे तौर पर यह वर्णन नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, लेकिन जिस तरह से दोनों के मध्य संधि होती है उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ की शर्तें मजबूत होती हैं, इसका पलड़ा भारी होता है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई होगी, ऐसा माना जाता है। और इसी संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह करता है। तो यहाँ पर जो सेल्यूकस होता है उसका दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और मेगास्थनीज इंडिका नामक ग्रंथ लिखता है। इंडिका सीधे तौर पर आज तो उपलब्ध नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र वगैरह उपलब्ध है वैसे इंडिका सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाद के जो यूनानी इतिहासकार हैं और अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने इंडिका ग्रंथ के अलग अलग संदर्भों को लिखा है। इंडिका में क्या क्या वर्णन है उसके कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है। उसके आधार पर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई जाती है और उसी आधार पर ये बताया जाता है कि इंडिका में क्या क्या वर्णन रहा होगा। तो मेगास्थनीज कौन था? तो वह सेल्यूकस का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और उस इंडिका में हमें चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन और उस समय के समाज की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर आता है डाइमेकस। डाइमेकस कौन था? तो यह सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। अब बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पापा था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो आ रहा है मेगास्थनीज और बिंदुसार के दरबार में आ रहा है डाइमेकस और अशोक के दरबार में आ रहा है डायनोसियस। तो इन तीनों प्रमुख राजाओं के समय पर 3 यूनानी राजदूत हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है,
बिंदुसार के दरबार में टाइमेकस आता है और अशोक के दरबार में मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस, ये यूनान का नहीं था, मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डाइनोसियस आता है, जो संभवतः अशोक के दरबार में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वर्णन हमें मिलते हैं। अन्य यूनानी रोमन इतिहासकार जो क्लासिकल लेखक हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं जस्टिन आदि रोमन लेखकों को क्लासिकल लेखक कहा जाता है। क्लासिकल लेखक यानी जो प्रमुख ऐतिहासिक, जो बहुत बड़े रहे हैं इतिहासकार यूनान के, तो उसमें कौन कौन आता है? डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं जस्टिन वगैरह। अब इसके बाद में देखिए, अब हमने क्या क्या देख लिया। हमने यूनानी यात्रियों को देख लिया, जहाँ पर हमने सिकंदर के पहले, सिकंदर के समय के और सिकंदर के बाद के इतिहासकारों को देखा। फिर हमने चीनी इतिहासकारों को देखा। फिर हमने मुस्लिम इतिहासकारों यानी यात्रियों को देखा, जिनके प्रमुख यात्रा वृत्तांतों से तत्कालीन भारत की जानकारी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथों के बारे में, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो भी समकालीन इतिहास और प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, इसीलिए इन पर भी प्रश्न अक्सर बनते हैं। और बौद्ध और जैन जैसे जो टॉपिक हैं ये पढ़ने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हर बार नेट के एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन इन पर भी तय होते हैं आने। तो अगर आपको इनके क्वेश्चन मजबूत करने हैं तो ज़रूरी है कि आप इनके जो ग्रंथ हैं उन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखें। तो आइए समझते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा घाटी, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए। कहाँ पर? बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए। यहाँ पर क्यों लिखे गए? क्योंकि यहीं पर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और सबसे बड़ी बात, बिहार यानी कि जो पटना क्षेत्र है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, गाजीपुर वगैरह, गोरखपुर वगैरह, तो ये सब किस में आते थे? ये पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है ना, उसके सेंटर में ये सारे क्षेत्र आते थे। और पाटलिपुत्र जो थी वह मगध साम्राज्य की राजधानी थी और लंबे समय तक ये अलग अलग राजवंशों की राजधानी भी रही। यही कारण है कि इस क्षेत्र में हमें बौद्ध धर्म का लेखन ज़्यादा देखने को मिलता है। पाली में बौद्ध साहित्य, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जिसमें सर्व प्रमुख जो है वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या होता है? पिटक यानी कि जो किसी पुलिया टाइप या फिर जो क्या कहेंगे इसको, जो टुकनियों का ठेला या फिर ढेला जो होता है, उस तरह से जो 3 पिटक हैं, 3 पोटलियाँ हैं, इनमें हमें अलग अलग प्रकार से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। किसी में महात्मा बुद्ध या अन्य बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश है, तो किसी में इनके जो प्रमुख नियम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिपिटक, त्रिपिटक शब्द का पहली बार प्रयोग रिज डेविस एवं बुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिनको त्रिपिटक कहते हैं। अब वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं तो उन्हें देखिए। त्रिपिटक में सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। तो अब देखिए इन्हें कब लिखा गया और कब इनमें कौन कौन से वर्णन होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। सुत्त पिटक के जो संकलन करता है वो है आनंद। अब ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये कोई ग्रंथ इस तरह के नहीं है कि किसी लेखक ने इन्हें अपने विचारों के द्वारा लिखा हो। ये उस तरह के ग्रंथ नहीं है। ये संकलित किया गया है इन्हें, और संकलनकर्ता आनंद है। संकलित या संकलनकर्ता और लेखक दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये देखूं कि नरेंद्र मोदी मेरे प्रिय लीडर है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नरेंद्र मोदी के सारे भाषणों को एक किताब में, उनके शुरुआती से लेकर अभी तक के जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर एक किताब में उनके भाषणों को लिख दूं, संग्रहित कर दूं,
तो मैं यहाँ पर संकलनकर्ता कहलाऊँगा, लेखक नहीं कहलाऊँगा। लेखक कब कहलाऊँगा? जब मैं उनके भाषणों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा और अपने विचारों के आधार पर एक मोटी किताब लिख दूँगा, जिसमें बताऊँगा कि भाई उनका व्यक्तित्व ऐसा है या वैसा है। लेकिन संकलनकर्ता क्या करता है? संकलनकर्ता जो बातें कही गई हैं, उन्हें सीधे के सीधे लिखता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें पढ़ सके, समझ सके और उनको फॉलो कर सके। तो इस तरह से सुत्त पिटक में क्या होता है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, उनका संकलन हमें देखने को मिलता है। और यह संकलन कब होता है? तो यह द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है, जब पाटलिपुत्र में यह बौद्ध संगीति होती है अशोक के समय पर, और आनंद इसका संकलन करता होता है। और इसी समय पर विनय पिटक का भी संकलन होता है और उपाली इसका संकलन करता होता है। और इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि एक भिक्षु का किस तरह से जीवन होना चाहिए, मठ के क्या नियम होंगे, ये सारा वर्णन इसमें मिलता है। और अभिधम पिटक की अगर हम बात करें तो इसके जो संकलन करता है वह मोगली पुत्र तिष्य हैं। कौन है? मोगली पुत्र तिष्य हैं। इसका संकलन भी इस समय होता है और इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन का विवेचन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में धर्म उपदेश और बुद्ध की शिक्षाएं हमें देखने को मिलती है। विनय पिटक में नियम कानून हमें देखने को मिलते हैं बौद्ध संघों के, बौद्ध धर्म के। और अभिधम पिटक में हमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मोगली पुत्र तिष्य ने न केवल अभिधम पिटक का संकलन किया, बल्कि इन्होंने कथावस्तु नामक ग्रंथ की भी रचना की। अब यहाँ पर देखना, कथावस्तु की रचना इन्होंने की है, कथावस्तु का संकलन नहीं किया है, क्योंकि कथावस्तु में इनके स्वयं के विचार हैं, जबकि अभिधम पिटक में इनके स्वयं के विचार कम, अन्य बौद्ध भिक्षुओं के विचार ज़्यादा है। उनके विचारों को इन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया है ताकि बौद्ध भिक्षु पढ़ सकें और अपने जीवन में अमल में ला सकें। तो ये आपने समझ लिया होगा संकलनकर्ता और लेखक में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया होगा त्रिपिटक कौन कौन से हैं, इनके संकलनकर्ता कौन हैं और इनमें क्या वर्णन मिलता है। अब इसके बाद में देखिए वेद आते हैं, और वेद, इनसे भी एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इनसे भी प्रश्न बने। सही जोड़ी के फॉर्म में आपसे पूछ लेगा कि भाई वेद, आपको ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन होता है कि बहुत कम आजकल पूछा जाता है। पहले ये पूछा जाता था कि सबसे पहला वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है। आपको कालक्रम में जमाना है कि सबसे पहला कौन सा लिखा गया, फिर कौन सा लिखा गया, फिर किसकी रचना हुई। लेकिन अब क्या पूछा जाता है, एक तरफ आपको 4 वेद दे दिया जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और दूसरी तरफ सही जोड़ी के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, ऐतरेय कौशिकी किसका है, पंचविश षड्विश किसका है, जैमिनीय किसका है, गोपद किसका है। या फिर उपवेद आपसे पूछ लिया जाएगा कि आयुर्वेद किसका है, गंधर्व वेद किसका है, या प्रतिपादक, उपवेद और उसके प्रतिपादक, इस तरह से भी सही जोड़ी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठानी है, अच्छे से लिख लिख के आपको याद करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठकर अच्छे नंबर ला सकें। अब देखिए वेद, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया जो कि वैदिक काल में लिखा गया, और बाकी 3 वेद हमें उत्तर वैदिक काल में माफ़ी चाहूँगा, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इनका वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। और बाद में अथर्ववेद लिखा गया, सबसे आखिर में अथर्ववेद लिखा गया। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है और इसके प्रतिपादक ब्रह्मा हैं, और सामवेद का प्रतिपादक गंधर्व वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, और गंधर्व वेद का प्रतिपादक नारद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, और धनुर्वेद का प्रतिपादक विश्वामित्र है। अथर्ववेद
का जो अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है और शिल्पवेद का प्रतिपादक विश्वामित्र है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के दौरान ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना हुई और 1000 से 500 ईसा पूर्व के दौरान अथर्ववेद की यहाँ पर रचना होती है। 1500 ईसा पूर्व की बात करें तो आज 2026 चल रहा है। आधार वर्ष 2000 को माना जाता है। अगर आप 1500 में 2000 को जोड़ दें तो तकरीबन 3500 साल पहले, आज से 3000 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो रही थी। सामवेद की और यजुर्वेद की भी रचना हो रही थी। इन्हें वेद त्रय यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है इन तीनों को। और अथर्ववेद सबसे नया है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप नोट्स जब रिवाइज करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेखक और नाट्य शास्त्र को हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके कुछ प्रमुख नाटक यहाँ पर आपके सामने हैं जिन्हें आपको समझना है और इनसे प्रश्न आते हैं कि भाई किसमें क्या वर्णन मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण लिखा है। यह संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक था। संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला नाटक सारीपुत्र प्रकरण। अश्वघोष के नाटक के कुछ अंश तुर्फान यानी मध्य एशिया के एक विहार से मिले हैं। विहार का मतलब होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। ठीक है। विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इन्होंने ये दो प्रमुख नाटक लिखे हैं। और देवी चंद्रगुप्तम एक लघु नाटक था जिसके 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश में तथा 6 खंड रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसमें यह एकमात्र नाटक है जिसमें नायिका का अभाव है और मुद्रा राक्षस जो है इसका जो हीरो है, नायक है, वह अमात्य राक्षस है। अमात्य राक्षस नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसका प्रमुख मंत्री था, उसका प्रधानमंत्री था। और कहते हैं कि नंद वंश का जब पतन हो रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ सिर्फ और सिर्फ अमात्य राक्षस ही था, क्योंकि इसने पूरी ईमानदारी के साथ में, भले ही घनानंद बहुत क्रूर और बहुत ही बेकार किस्म का राजा था, लेकिन उसके बावजूद अमात्य राक्षस ने मगध साम्राज्य को झुकने नहीं दिया और बहुत ही मजबूती से खड़ा रहा। हालांकि बाद में अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है, बाद में नंदों के पतन के बाद में अमात्य राक्षस को मौर्य प्रशासन में भी महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। तो अमात्य राक्षस के विषय में यह नाटक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। आगे भी किताबों की सीरीज़ जारी रहेगी और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है यहाँ पर। और आपको एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे से वेरीफाइड है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इनमें शामिल हैं। और अगर वास्तविक तो सच में अगर आपसे कहूँ तो जब मैं अपनी नेट की तैयारी कर रहा था तो मैंने जो वीडियोस देखे थे, ख़ास तौर पर जो देवेंद्र सर हैं स्टडी हमारे साथ यूट्यूब चैनल के, उनके वीडियोस को देखकर मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो मैं धन्यवाद उनको हमेशा ही देता रहता हूँ अपने मन में, क्योंकि अगर मैं इतिहास में मेरी थोड़ी अच्छी पकड़ हुई या फिर इतिहास में अपनी तैयारी को मजबूत करने में मुझे जो थोड़ा PYQ का सहारा मिला तो उनकी मदद से मुझे मिला। तो उनके वीडियोस देखकर जो मैंने नोट्स बनाया था वही ये नोट्स है जो मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये वही है कि समाज अगर आपको कुछ अच्छा देता है तो आपको भी वापस समाज को कुछ अच्छा देना चाहिए। मुझे उनसे कुछ बेहतर मिला तो अब मैं आपको कुछ बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का उद्देश्य जो मैंने रखा था कि मैं आपके तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचा पाऊँ, उसमें मैं सफल हुआ हूँ। अगर आपकी कोई राय हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर आप सेट नेट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए नोट्स देख सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।